अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अकील है और जो आज की वीडियो वो इन लोगों के लिए है और इन लोगों के लिए भी है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बना लिया अपवर्क के ऊपर और बट उनको फर्स्ट जॉब नहीं मिल रही। और ये काफ़ी कॉमन कंप्लेन है जो कि न्यू फ्रीलांसर्स की तरफ से आती है कि वो अपवर्क ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको फर्स्ट जॉब नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे एक इसका जिस फेक सोल्यूशन जो मैंने देखा है फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो फेक रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको फाइवर की भी फेक रिव्यूज़ की पोस्ट मिलेंगी, आपको अपवर्क की भी फेक रिव्यूज़ की पोस्ट मिलेगी। मैं पर्सनली इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करके उसको कन्विंस करके हायर होके उसका काम परफॉर्म करके 5 स्टार रिव्यू लेना। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि आपको समझना पड़ता है। अगर आप फेक रिव्यूज़ लोगे या एक भी अपने फेक रिव्यू ले लिया और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्लाइंट जो है ना दूसरा हायर कर लेगा, हो सकता है हायर कर ले। मैं अगर हूँ तो मैं हायर नहीं करूँगी। मैं जब आपसे बात करना शुरू करूँगा ना, आपको आइडिया नहीं होगा क्लाइंट को किस तरीके से बात करनी। तो यहाँ पे फेक रिव्यूज़ ज़्यादा कोई एक सोल्यूशन देते नहीं है। तो ये वीडियो इन लोगों के लिए है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी फर्स्ट जॉब फाइंड करने के लिए तो आपके लिए ये वाले टिप्स अवेलेबल है। ये उन लोगों के लिए भी जिनको 1-2 जॉब्स मिल चुकी हैं और वो मोर क्लाइंट्स के साथ जो है ना अपना काम करने का सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपकी प्रोफाइल। ठीक है, आपकी प्रोफाइल, अगर फ्रीलांसिंग की बात करूं तो अपवर्क की आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी रेज्यूमे का काम करती है और क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेशन करे भी उससे पहले उसको आपकी प्रोफाइल दिखेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप ट्रेडिशनली जॉब्स पे अप्लाई करते हो तो आप अपनी CV सेंड करते हो, क्लाइंट का अपना फेस सेंड नहीं करते, आप खुद नहीं जाते वहाँ पे कि यार मुझे इंटरव्यू करने के लिए बिठा लो। वो एक सेकंड स्टेप है जब उसको समझ में आएगा कि यार इस बंदे की CV स्ट्रांग है या नहीं। अब जब आपने अपनी CV एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं करी तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्लाइंट क्यों हायर करेगा भाई? क्लाइंट तो नहीं हायर करेगा। अब सबसे पहली टिप जो आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, कि आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मैं बोल तो रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि वो एक्चुअली में आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ किसी बंदे की बुरी प्रोफाइल या थोड़ी सी वीक प्रोफाइल का उठा के उसको रिव्यू करें, इससे बेहतर है कि हम वो चीज़ देखें कि जो हमें अपनी प्रोफाइल में करनी चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की एग्जाम्पल लेके। और मैं अगर यहाँ पर आऊँ एंजेला, रिचर्ड, डैनिश, रिचर्ड की प्रोफाइल खोल लेते हैं कि रिचर्ड भाई जो हैं वो हमारे कस्टमर सर्विस प्रो हैं और 40K प्लस अर्नड हैं और 1000 आवर्स, 10,000 आवर्स, मतलब एक अच्छा बंदा है। कस्टमर सर्विस एजेंट है, कस्टमर सर्विस एजेंट की है फील्ड ऐसी कि उसमें आपको जो है ना आवर्ली जॉब्स मिल जाती हैं। देन अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट थिंग देखें आपका टाइटल बहुत मैटर करता है और टाइटल स्पेसिफिक लिखो आप। ठीक है, टाइटल स्पेसिफिक लिखो कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में। यहाँ पे कस्टमर सर्विस प्रो स्पेसिफिक सही है। देन आपको सेकंड यहाँ पे प्रोफाइल्स दिखती हैं कि जनरल प्रोफाइल, टेलीमार्केटिंग की एक सेपरेट प्रोफाइल बनाई हुई है, उसके बाद कस्टमर सर्विस की एक सेपरेट प्रोफाइल बनाई हुई है। स्टार्ट में आपको सिर्फ अपनी जनरल प्रोफाइल के फोकस रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक प्रोफाइल्स के ऊपर अभी नहीं आओ। तो सबसे पहली चीज़ टाइटल इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर आके अगर हम लोग देखें कि आई हैव बीन वर्किंग विद द BPO इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 8 years। देन इसने यहाँ पे जो अपनी कैंपेन्स लिखी हुई हैं, कैंपेन्स मतलब अपनी स्किल्स के बारे में लिखा हुआ कि किस तरह काम इसने हैंडल करा है। ठीक है, देन यहाँ पे लिस्ट है जिसके अंदर उसने जो है काम करा हुआ और यहाँ पे अपने लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक माई अपवर्क प्रोफाइल और अचीवमेंट्स। अब नेक्स्ट जो है आवरली रेट डिसेंट है। ये आवरली रेट इतना बुरा नहीं है। ठीक है, आप अपना आवरली रेट थोड़ा सा कम रखो क्योंकि आपको अपनी पहली जॉब चाहिए। देन यहाँ पर आ जाती है अवेलेबिलिटी, मोर देन 30 आवर्स पर वीक। मतलब ये जो बंदा है ये एक्चुअल में फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो जब कोई फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता है तो उसको उसी के लिए रिकमेंडेड है कि आप मोर देन 30 आवर्स पर वीक डाल रहे हो। और अगर आप स्टार्ट में हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और थोड़ा सा टेस्ट लेने के लिए आप फ्रीलांसिंग के लिए, तो ये कभी मत डालना। नेक्स्ट जो चीज़ है पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो ऐसा डालो कि यार क्लाइंट को थोड़ी सी चीज़ें समझ में आए कि आपने पहले किस तरीके का काम किया हुआ है। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा रोना जो आता है वो आता है कि यार पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं डालूँ क्या, मैंने तो कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट करा नहीं है, मैंने कोई काम नहीं करा हुआ, तो मतलब पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा। जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो आपकी जो एकेडमिक की चीज़ें हैं वो आपका पोर्टफोलियो होती हैं। अगर आपने BCom किया हुआ है या BA किया हुआ है या किसी भी चीज़ में बैचलर्स किया हुआ है, कुछ भी काम करा हुआ है ना, आपके जो असाइनमेंट्स होंगे आप उनको थोड़ा सा पॉलिश करके अपने पोर्टफोलियो में अटैच कर लो।
यहाँ पे लोगो बना लेना यार किसी भी तरीके का, यहाँ पे कुछ भी लोगो भी नहीं है तो एक्चुअल में डिटेल्स डाल दो किस तरह का आपने काम किया था। नेक्स्ट चीज़ जो आई थी वो आई थी स्किल्स। आपको स्किल्स अपने रिलेटिव डालने हैं, जेनेरिक नहीं डालने। अगर आप सेल्स के बंदे हो तो आप सेल्स से ही रिलेटेड स्किल्स डालोगे। अगर आप वेब डिज़ाइन के बंदे हो तो आप वेब डिज़ाइन से रिलेटेड ही स्किल्स डालोगे। अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर्स के हिसाब से स्किल्स डालोगे। जेनेरिक स्किल्स मत डालना है क्योंकि क्लाइंट का थोड़ा सा मसला होगा या इवन अपवर्क का थोड़ा सा मसला होगा कि प्रोफाइल अप्रूव करवाने में। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। देन एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो यार आप फ्रीलांसिंग पे मत आना प्लीज़, जॉब्स नहीं मिलेंगी, मसला होगा थोड़ा सा। एजुकेशन नहीं है, स्किल्स हैं, फिर थोड़ा सा चांस बन सकता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग में मत घुसना। तो अब सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है फ़िल्टर्स। अब फ़िल्टर्स हम लोग लगा ही क्यों रहे हैं? फ़िल्टर्स हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अपवर्क ने तो कनेक्ट कर दिए पेड, मतलब आपको फ्री में तो कुछ नहीं मिलने वाला और आप जॉब्स की ओर अप्लाई करोगे। जब आप अपनी प्रोफाइल अप्रूव करते हो तो अपवर्क आपको 20 कनेक्ट्स देता है। इसका मतलब है कि 20 कनेक्ट्स आप स्पेंड कर सकते हो जॉब्स की ओर अप्लाई करने पे। जब अपवर्क ने अपनी जो कनेक्ट्स की पॉलिसी चेंज करी है उसके बाद उसने हर जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है नंबर ऑफ कनेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर उसने 2 कनेक्ट्स से लेके 6 कनेक्ट्स तक जा रही जॉब। अब ये एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी कि अगर हम लोगों की प्रोफाइल न्यू है, हमारे पास चांसेस कम हैं अप्लाई होने के, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक 6 कनेक्ट वाली जॉब के अंदर घुस रहे हैं। भाई कोई कहीं की अकलमंदी नहीं है। मैं अपनी पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि अगर आपकी प्रोफाइल न्यू है तो आप जो 2 कनेक्ट्स वाली जॉब्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करो, ताकि आपके पास 10 जॉब्स के अंदर एक में हायर होने का चांस हो, ठीक है। अगर आपने 10 जॉब्स के अप्लाई करा है और आप एक में भी हायर नहीं होना तो यार यहाँ पे आपको थोड़ा सा मसला है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है ताकि ये चीज़ें इंप्रूव हो सकें। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि आपको छोटी जॉब्स के ऊपर फोकस करना है जिसमें 2 कनेक्ट्स वेस्ट हो। वेस्ट का मतलब है स्पेंड हो और आपके पास चांसेस ज़्यादा हो हायर होने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको जॉब्स में जाना है, फाइंड जॉब, सर्च, देन फिल्टर्स ऑन करने हैं। और फिल्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो करनी है ना वो यहाँ पे मैक्स के बजाय 49 कर दो कि आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए उसका जो मैक्सिमम बजट हो वो $49 का। इसका रीज़न ये है कि अपवर्क ने यही करा है कि जितनी भी जॉब्स $49 से एक्सीड करेंगी उनसे 4 कनेक्ट्स स्पेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला तो सेफ साइड आपकी ये हो गई कि यहाँ से आपको 2 कनेक्ट्स स्पेंड होंगे। दूसरी जो आप सेफ्टी रख सकते हो वो रख सकते हो पेमेंट मेथड वेरीफाइड की। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट वही आपको दिखे जो कि एक्चुअल में हायर कर सकता है, क्योंकि अगर उसका पेमेंट मेथड अनवेरीफाइड है इसका मतलब है वो हायर नहीं कर सकता। तो दूसरा फिल्टर तो ये हो गया कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो और $49 का मैक्सिमम बजट हो। अब तीसरी चीज़ आई थी लेस देन अ मंथ। मेरे पास यहाँ पे लेस देन अ वीक नहीं आ रहा, अदरवाइज आई वुड हैव सिलेक्टेड लेस देन अ वीक। तो यहाँ से आप जाके छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा सकते हो। उसके बाद आपको अगर और फिल्टर्स अपने आप को सेफ्टी लगानी है उसमें आपको ये करना है कि लेस देन 5 पर सेलेक्ट कर लो। इसका मतलब ये है कि जॉब जो पोस्ट हुई है उसके ऊपर जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं वो कम है, लेस देन 5 है, तो आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा चांस है पुट कराने का। मतलब 4 लोग हैं अप्लाई करने वाले और 5वें आप हो, तो अगर आपने अपना कवर लेटर सेट बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है, तो आपको हायर होने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि स्टार्ट में आपके पास अराउंड 21,000 जॉब्स थी या 12,000 जॉब्स थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास 8,000 जॉब्स हैं, जिसके अंदर सबसे लास्ट जॉब जो है वो पोस्टेड 1 आवर अगो है। तो आप ये छोटी छोटी जॉब्स को देखो, यहाँ पे आप छोटी छोटी जॉब्स को देखो, जैसे $25 की है। छोटी जॉब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो ताकि आपको हायर होने में आसानी हो। अब थर्ड चीज़ आ जाती है जो कि हम लोग इग्नोर करते हैं और मैंने ये बहुत देखा है। मतलब मैंने खुद भी जब हायरिंग करना शुरू करी थी तो मेरे पास ऐसा आया था कि लोग पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते और अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ये मसला है जो लोग नहीं समझते कि जब वो लोग फुल डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते ना तो बहुत सारी चीज़ें जो कि वो लोग मिस कर देते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आपको एक चीज़ नज़र आएगी, आई एम नॉट श्योर कि इन लोगों में से जॉब्स में किसी में लिखा हुआ होगा, बट बाज़ औक़ात क्लाइंट कुछ सीक्रेट वर्ड्स लिखता है और उसको भी पता है जेनेरिक जो लोग हैं बहुत आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिख देते हैं कि बंदा जो है उसके आगे रिस्पॉन्ड करे ताकि क्लाइंट को यकीन हो जाए कि उसने एक्चुअली में पूरी जॉब पढ़ी है नहीं। तो आपको सबसे पहली चीज़ वो ढूंढनी है कि अगर क्लाइंट ने कोई स्पेसिफिक हिडन वर्ड लिखा हुआ है ना तो आप उसको लिख दो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसको नहीं पढ़ते। ये काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते और अपना कवर लेटर लेके पहुंच जाते हैं और क्लाइंट को पता होता है कि उसके पास ऐसे रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो क्लाइंट बहुत जल्दी फिल्टर आउट करता है कि जिसने उसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करा हुआ होता ना,
क्लाइंट उसको इग्नोर कर देता है। अब सेकेंड चीज़ जो आ जाती है वो होती है स्पेशल रिक्वायरमेंट, जो कि जॉब पोस्ट के अंदर ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, बस आपको थोड़ी सी ढूंढनी होती है ताकि आप उनको यूज़ कर सको अपने कवर लेटर्स के अंदर। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डेवलप योर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तो अगर आपको क्लाइंट के साथ कनेक्ट होना है ना, तो आपको ये वाली चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी कि आप ये वाली चीज़ें अपने कवर लेटर के अंदर ऐड करो। अब मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने यही चीज़ समझाई थी कि आप जो है कवर लेटर को किस तरीके से बेहतर बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक कवर लेटर लिखा था जिसके ऊपर जॉब असाइन हो गई थी, और मैंने बाकी कवर लेटर्स भी रिव्यू करे थे, जिसके बाद ये अंदाज़ा हुआ था कि काफ़ी सारे लोग जेनेरिक कवर लेटर्स लिखते हैं। तो ये वाले जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हो, मतलब ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। अब थर्ड चीज़ जो आ जाती है वो आती है आपका कवर लेटर। कवर लेटर के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक बहुत ही लेंथी वीडियो बनाई है, अराउंड 20 मिनट की वीडियो है, जिसके अंदर मुझे खुद मैंने कवर लेटर्स रिव्यू करें और अपने साथ साथ दूसरे कवर लेटर्स को मैंने दिखाया था कि फ्रीलांसर के ऊपर ये चीज़ अवेलेबल है कि आप किस तरीके से दूसरे कवर लेटर्स देख सकते हो। तो वो मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई, लेकिन मैं जेनेरिक टर्म्स के अंदर ये बताऊं कि आप कवर लेटर इस तरीके का लिखो कि उसने अगर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं तो आप इनको ज़रूर अपने उसमें कवर लेटर में टारगेट करो। दूसरी चीज़, अपने आप को इंट्रोड्यूस ज़्यादा करवाने के बजाय उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करो कि जो क्लाइंट ने अगर कोई प्रॉब्लम मेंशन करी हुई है तो उसकी प्रॉब्लम को ज़्यादा डिस्कस करो बजाय इसके कि अपने बारे में बता रहे हो। तो कवर लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कवर लेटर के अंदर। सेकेंड चीज़, उसका सोल्यूशन दो। और तीसरी चीज़, फिर अपना पोर्टफोलियो बताओ कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ काम कर चुका हूँ, मतलब मैंने ये काम किया हुआ है, तुम मुझे हायर कर सकते हो। चौथी चीज़, अपने बारे में लिखो। पहले अगर क्लाइंट को फोकस नहीं करोगे, पहले क्लाइंट को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो वहाँ पे एक मसला आएगा, क्योंकि क्लाइंट को ये लगेगा कि या तो ये बंदा अपने बारे में बोल रहा है, या तो उसने कवर लेटर नहीं लिखा हुआ, ये सारी जेनेरिक चीज़ें लिख रहा है कि सिर्फ अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंच गया, लेकिन इसने बताया नहीं कि ये एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। तो इस चीज़ से बहुत फोकस करो कि कवर लेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें रिप्रेजेंट करता है विद योर प्रोफाइल तो आपको सपोर्ट करती ही है, लेकिन आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो व्यू लेकर आएगा वो आपका कवर लेटर लेकर आएगा। और कवर लेटर के अंदर अगर क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करा हुआ तो क्लाइंट आपकी कवर लेटर को इग्नोर कर देगा। तो सबसे पहली चीज़, कवर लेटर आपकी प्रोफाइल के ऊपर व्यू लेकर आएगा। देन वो व्यू, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो क्लाइंट बटन दबाएगा ताकि आपसे इंटरव्यू कर सके। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है कोटेशन की प्राइस, कि आप जब अप्लाई करते हो तो आपको क्या रेट डालना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा रेट तो नहीं डाल रहे, बहुत ज़्यादा कम रेट तो नहीं डाल रहे। फाइवर के ऊपर तो ये मसला है, आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि एक ऐसा काम जिसके ऊपर अराउंड 12 घंटे लगते हैं तो वो $5 में करके दे रहे होते हैं। भाई हमारे घर में जो मासी है ना, वो उससे ज़्यादा पैसे लेती है हमसे, मतलब 12 घंटे काम करने के कौन $5 लेता है यार। तो इस तरीके का काम नहीं करो कि आप अपने आप में और एक ऐसे बंदे में जो कि झाड़ू पोछा करता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क रखो अपने आप में और उन लोगों में। तो इतने कम रेट्स में काम नहीं करो। अब अगर रेट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, नॉट श्योर कि इसने हाइपर कैजुअल गेम और इसके अंदर बेट करी हुई है और एवरेज बेट क्या है। यहाँ पे अगर मैं प्रपोजल्स के अंदर आऊँ तो यहाँ पे 444 अराउंड, ये एक बहुत ज़्यादा हाई बेट है। मतलब आपको, मुझे समझ नहीं आता ऐसे लोग इतनी हाई बेट क्यों करते हैं, क्योंकि उसने क्लाइंट ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसका जो बजट है वो $750 है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हाई बेट कर दी, मतलब उस बंदे की लिमिट से भी 5 टाइम्स ज़्यादा के बेट है। तो ये थोड़ा सा मसला है, ठीक है। नेक्स्ट जो रीजनेबल बजट है आप उसके अंदर हो, जैसे $500 हो गए, आप रीजनेबल प्राइसेस दो, उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा प्राइस मत रखो, बहुत कम प्राइस भी मत रखो। अच्छा, फ्रीलांसर में एक चीज़ है कि अगर उसने मिनिमम बजट है ना, इससे कम की बिड नहीं होगी, ठीक है, इससे कम की बिड नहीं होगी। और आपको मिनिमम अगर 100 भी डालना चाहो ना तो वहाँ पे आप बिड नहीं कर पाओगे। तो फ्रीलांसर आपको चाहिए कि यार ज़्यादा की बिड करो, इतनी कम की बिड क्यों कर रहे हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आपको अपनी प्राइस क्या रखनी चाहिए, आप एक मार्केट सर्च करो और ये देखो कि ये काम कितने का होता है। अगर वो काम ₹1000 का होता है ना तो आप वो काम 700-800 रुपये का कर दो, ठीक है। इससे ज़्यादा कम में मत जाओ, ₹5 के लिए मत यार ऐसा करो कि मार्केट ख़राब करो, क्योंकि मार्केट हम लोग बहुत ख़राब करते हैं। अब लास्ट चीज़ ये आ जाती है कि आप मेंटली तौर के ऊपर रेडी रहो। अगर आप मेंटली तौर के ऊपर रेडी नहीं हो ना तो आपको मसला होगा, क्योंकि आपने चीज़ें प्रिपेयर नहीं करी हुई होंगी, क्लाइंट के क्वेश्चंस के जवाब प्रिपेयर नहीं करे हुए होंगे और वहाँ पे आके आप फंस जाओगे। जब आप फंसोगे ना
तो आप अकेले बंदे नहीं होगी जिसने अप्लाई करा हुआ होगा। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए उसका जवाब देने में, या उसका आपने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो क्लाइंट जो है ना वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वही बात है और लोग हैं वो आपके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करें। अब सबसे आखिरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं खुद भी इस चीज़ को जो है ना इंडोर्स कर सकता हूँ कि आपको एक चीज़ जो कि चाहिए होगी ना इन सब टिप्स को फॉलो करते हुए, वो चाहिएगा पेशेंस। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, ये मसला है कि उनके अंदर सब्र नहीं है इस चीज़ का, कि वो अप्लाई करते हैं, नहीं हो पाता, वो समझते हैं कि फेक है या काम नहीं मिलता या कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जो ना काम नहीं मिल रहा, क्लाइंट हमें क्यों पूछेगा कि हमारी तो प्रोफाइल नहीं हुआ है। इस चीज़ का ना पेशेंस नहीं है। मुझे खुद अपनी पहली जॉब जो मिली थी ना वो 3 मंथ्स के बाद मिली थी। 3 मंथ्स के बाद मुझे जॉब मिली थी और वो काम भी $3 का था। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा मेंटली अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि यार आपको थोड़ा सब्र चाहिए होगा कि आपको जो ना अपनी फर्स्ट जॉब मिले। जब वो फर्स्ट जॉब मिले तो यार अपना फुल स्ट्रेंथ लगा दो, अपनी पूरी जान लगा दो कि क्लाइंट ना जाए। यही था इस वीडियो के अंदर। अगर लगा हो कि यार ये वाली वीडियो थोड़ी सी फायदे की थी या जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो थोड़ा फ़ायदा करेंगी, तो वो जो नीचे बेल आइकन है ना, नीचे बेल आइकन, अब उसको क्लिक कर देना ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आते रहें, उनके नोटिफिकेशन आते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।